जय हिंद दोस्तों, आप सबका फिर से एक और न्यू क्लास सेशन में स्वागत है। तो हम आज जा रहे हैं चेक लेक्चर नंबर 5 करने, जिसमें हम समाजवाद को समझेंगे। समाजवाद है क्या? देखिए, पॉलिटी की क्लास है, ये कंपटीशन में आपको तो एकदम ज़रूरत है। और जो है बेसिकली ये बीपीएससी के नोट्स है, तो उसी के आधार पर हम देख रहे हैं ना, एक करण सर का नोट्स है, उसी का एनालिसिस देख रहे हैं। तो जो है आप लोग सभी लोग जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। तो आइए समझते हैं। कहता है, भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द मूल रूप से प्रस्तावना में नहीं था। पहले मतलब कि समाजवाद प्रस्तावना में नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। अवधारणा मुख्य रूप से सोवियत संघ से आया है ना, यूएसएसआर से आया है, राज्य से व्यवस्था से प्रेरित है। मतलब कि जो समाजवाद की अवधारणा है, भारत में जो समाजवाद की अवधारणा है, वह रूस से, आज के वर्तमान रूस से आया है। और पहले इसका नाम सोवियत संघ था, यूएसएसआर था। आइए, तुलनात्मक विश्लेषण, विभिन्न विचारधाराएं। कहता है उदारवाद। उदारवाद इसके जनक जॉन लॉक है। यह विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे अधिक बल देता है। तो मुक्त अर्थव्यवस्था, फ्री मार्केट इकोनॉमी की संकल्पना का समर्थन करता है। इसमें समाज से अधिक प्राथमिकता व्यक्ति को दी जाती है। किसमें? उदारवाद में। मार्क्सवाद क्या है? तो कहता है इसके जनक कार्ल मार्क्स हुए, जिनका देश कौन सा? जर्मनी में। इसकी विचारधारा है कि पूंजी वर्ग का नाश करके केवल वर्ग संघर्ष, न क्लास स्ट्रगल और क्रांति के माध्यम से ही सच्ची समानता स्थापित की जा सकती है, मार्क्सवाद कहता है। उसी में कहता है समाजवाद। समाजवाद के प्रणेता कौन है? लेनिन है। या ये कहाँ के थे? तो रूस के। यह विचारधारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था, कंट्रोल इकोनॉमी की संकल्पना पर आधारित है। इसमें व्यक्ति से अधिक महत्व समाज को दिया जाता है ना, समाजवाद में। फिर कहता है कि साम्यवाद कम्युनिज्म। इसमें कहता है इसके जनक कहते हैं माओ तेस तुंग है ना, यह चीन के थे। कहता है मार्क्सवाद है, कहता है समाजवाद का उग्र रूप ही कथी है? साम्यवाद है। इसमें अर्थव्यवस्था और राज्य के संसाधनों पर पूरे समुदाय का बड़ा नियंत्रण होता है। देखिए कि भारतीय समाजवाद से पहले जाने पर एक बार इसको और रिवाइज बांट ले। कहता है कि पहले नंबर कह दिया आपका समाजवाद, फिर कहता है उदारवाद, फिर कहा है कि मार्क्सवाद, फिर कहा है कि समाजवाद, फिर कहा है साम्यवाद। अब कहता है भारतीय समाजवाद। जो भारत में समाजवाद है, उसकी परिभाषाएं और उसका जो यूज है किस प्रकार से हो रहा है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। कहता है कि भारत में न तो पश्चिमी उदारवाद को पूरी तरह से अपनाया, न ही कट्टर मार्क्सवाद को। भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो मूल रूप से गांधीवाद और मार्क्सवाद से मिला जुला। भारत जो है इस न ही पूर्ण रूप से पश्चिमी उदारवाद को अपनाता है, न ही कट्टर मार्क्सवाद को। भारतीय जो है एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है भारत ना। यह गांधीवादी विचारधारा को मार्क्सवादी विचारधारा का मेल मिलाव के रूप में देखने को मिलता है। उद्देश्य कहता है कि उद्देश्य समान, मार्ग अलग। गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों अंतिम उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना है। मतलब कि दोनों का अंतिम उद्देश्य क्या था? समाज में समानता स्थापित करना। जहाँ गांधीवाद अहिंसा, सर्वोदय, शांति के माध्यम से समानता स्थापित करना चाहते, तो वहीं मार्क्सवाद इसके लिए हिंसा और वर्ग संघर्ष का मार्ग अपनाता है। देखिए, मार्क्सवाद कहता है कि मारपीट के द्वारा क्लास स्ट्रगल के द्वारा जो है हम इसको समानता को लाएंगे, लेकिन गांधीवादी विचारधारा कहता है कि अहिंसा के द्वारा, सर्वोदय के द्वारा, शांति के माध्यम से हम समाजवाद में समानता लाएंगे। तब भारत का समाजवाद गांधीवादी शांति और कल्याण की ओर अधिक झुका हुआ है। मतलब कि भारत में जो समाजवाद है ये हिंसा का समर्थन नहीं करता है। डीएस नकारावाद। देखिए, हम बार बार अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा उसको भी देखेंगे, जहाँ जहाँ उसका टॉपिक आएगा। डीएस नकारावाद 1982, सर्वोच्च न्यायालय ने डीएस नकारावाद बनाम भारत संघ 1982 मामले में ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि भारतीय समाजवाद केवल एक राजनीतिक विचारधारा नहीं, बल्कि यह एक नीति के रूप में स्वीकार किया गया है। मतलब कि राजनीतिक विचार आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि यह कहता है नीति के रूप में स्वीकार, पॉलिसी के रूप में स्वीकार किया गया है भारत का समाजवाद। किसमें कहा गया? डीएस नकारावाद 1982 में। फिर कहता है भारतीय समाजवाद का मूल लक्ष्य क्या है?
देखिए, भारतीय समाजवाद का मूल लक्ष्य की बात किया जाए तो इसका उद्देश्य होता है कि गरीबों का कल्याण करना, वेलफेयर ऑफ द पुअर। होता है कि राष्ट्रीय संसाधनों का उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण करना और यह सुनिश्चित करना कि धन का केंद्रीकरण कुछ ही हाथों में ना हो। तथा भारत के समाजवाद का मूल लक्ष्य का है गरीबों का कल्याण करना, दूसरा का संसाधनों का उचित और न्यायपूर्ण वितरण करना, तीसरा बात यह सुनिश्चित करना कि धन का संकेंद्रण न हो जाए। समझ में आया? यह दर्शन कराए संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 39B से 39C में स्पष्ट रूप से निहित है। अब कहता है मेंस बूस्टर विश्लेषण हेतुनात्मक प्रश्न, वो प्रश्न दिया है उसको आप लिखिएगा तो लिख सकते हैं। कहता है क्या भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद आज भी समाजवाद जीवित है, सही है या गलत? इस पर विश्लेषण के उत्तर का दृष्टिकोण क्या हो सकता है, आइए। कहता है 1991 में भारत ने एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सुधारों को अपनाया। यह सच है कि एलपीजी सुधारों के बाद देश में निजीकरण तेजी से बढ़ा और इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक असमानता में भी वृद्धि हुई, लेकिन इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि भारत में समाजवाद समाप्त हो गया है। समझ में आया? अब कहता है वर्तमान में समाजवाद की प्रासंगिकता क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था, कहता है भारतीय समाजवाद में आज भी निजी और सरकारी दोनों प्रकार की संपत्ति और उपक्रमों का अस्तित्व देखने को मिलता है। कल्याणकारी राज्य, भारत सरकार की नीतियों के केंद्र में आज भी गरीब कल्याण सर्वोपरि है। योजनाएं और नीतियाँ, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, निःशुल्क स्वास्थ्य, वृद्धा पेंशन, मुफ्त राशन वितरण आदि इस बातों का प्रमाण है कि राज्य वंचित वर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। कह रहा है कि योजनाएं और नीति सरकार बना रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास देती है, आयुष्मान योजनाएं देती है ना, उससे लाभ देता है, फिर डीपी कह रहा है कि राशन देता है, पेंशन देता है। ये तो समाज का लिए जाती है योजना है जो कल्याणकारी योजनाएं हैं। निष्कर्ष के रूप में देखा जाए यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि स्वरूप के बदलाव के बावजूद सरकार की नीति और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण में आज भी भारतीय समाजवाद पूरी तरह से जीवित और प्रासंगिक है। समझ में बात आई? अब हम समझेंगे पंथ निरपेक्षता का मतलब। आइए तो समझ देते हैं, ज़्यादा इसमें तो है नहीं, थोड़ा सा है। तब मूल संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। कहता है कि 1976 में जोड़ा गया लेकिन अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के तहत भारतीय संविधान जन्म से ही धर्मनिरपेक्ष था। 1954 में SR बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को भारत का मूल ढांचा घोषित किया। पंथ निरपेक्ष को मूल ढांचा घोषित किया 1994 में ना, SR बम्बई मामला ना। लेकिन देखिए आपकी बात करता है पंथ निरपेक्ष तो जोड़ा गया इस समय, लेकिन जिस समय संविधान बना तो उसमें 25 से लेकर 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो भी तो ये कहता है पंथ निरपेक्षता का भाव रखता है। अब बताया कि धर्म निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ, देखिए धर्म और पंथ निरपेक्षता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आइए समझते हैं। धर्म का अर्थ केवल पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि यह उन नियमों का समुच्चय है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त करने और सदाचार के लिए धारण करता है। कह रहा है कि निरपेक्ष कहता है किसी चीज़ से अलग होना या